प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन सभी एग्जामों का नाम का लिस्ट हमने थंबनेल पर दे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं SSC रेलवे से लेकर के CSET PO तक हमने दे दिया है उन सभी एग्जामों का नाम। तो इन सभी एग्जामों में चूंकि पूछे हुए ये सारे के सारे प्रश्न होंगे, इसलिए संभावना रखते हैं कि फ्यूचर के भी एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं, और इसलिए इन्हें हमें सबसे पहले देखना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन जो है हमसे छूट ना पाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। ऑप्शन ए सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ऑप्शन बी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, और ऑप्शन सी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, और ऑप्शन डी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ में अगर प्रकाश जाता है तो उस समय होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करना चाहेंगे तो हीरे का चमकना हो जाएगा, या फिर जो है आपका इंद्रधनुष का बनना हो जाएगा, या फिर अगर पानी में परखनली है तो उसका चमकना हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन ए विभव बल, और ऑप्शन बी गुरुत्व बल, और ऑप्शन सी स्प्रिंग बल, और ऑप्शन डी है प्रत्यानयन बल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यानयन बल। यानी स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है यानी डिएक्सेलरेशन हमें निकालना है। ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है v का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे जो है u का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका 0 तक आया हुआ है, तो यहाँ पर v का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का वैल्यू 0 है, और माइनस आपका u का वैल्यू आपका जो है 50 हो गया, और डिवाइडेड बाई हम लोग t कर देंगे, तो t है आपका 10 सेकेंड लगा हुआ है टाइम, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, आपका यूनिट भी हम लोग लिख देते हैं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है -50 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो है आपका आंसर आ रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस जब इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से जो है -a का मतलब हो जाता है मंदन, तो मंदन आपका हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस, और ऑप्शन डी है केपलर। इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा केपलर। केपलर जो है वो ग्रहों की गति के नियम को बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है वस्तु का संरक्षण, ऑप्शन बी है शक्ति का संरक्षण, और ऑप्शन सी है आपका जो है कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, और ऑप्शन डी है रेखीय संवेग का संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर जो है काम करता है एक कोई जेट इंजन। अगला प्रश्न देखेंगे, वो है यदि कण का वेग अपने प्रारंभिक मान यानी वही आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए है 9 गुना, और ऑप्शन बी है 1/9 गुना, और ऑप्शन सी है 3 गुना, और ऑप्शन डी है 1/3 गुना। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितना है, काइनेटिक एनर्जी आपका शुरुआत में तो वही रहता है आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 mv²। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग दूसरा, जो आपका शुरुआती नहीं बल्कि जो है आपका जब उसका जो है क्या हो गया है, जो उसका आरंभिक मान है वो आपका वेलोसिटी का जो है घट गया है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इसी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, मास, तो मास हमने लिख दिया, और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 1/3 कर दिया गया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 कर दिया गया। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1/3 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है आपका हो जाएगा 1/2 m, और 1/9
और v का स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है कि जो आपका इसका संवेग है वो कितना, सॉरी संवेग बोल रहा हूँ, इसका जो है आपका गतिज ऊर्जा है वो कितना गुना हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका दूसरा वाला जो काइनेटिक एनर्जी वही गतिज ऊर्जा है, इसमें हम लोग जो है पहले वाले से भाग कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि दूसरा वाला जो है पहले वाले का कितना गुना है। तो हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी जो आपका 2 है इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 से जो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, 1/2 m इंटू 1/9 और वेलोसिटी का स्क्वायर, और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 1 कितना था, तो 1 था आपका 1/2 m और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/9 गुना जो है हो जाएगा वेलोसिटी, अगर जो है सॉरी 1/9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी को जो है 1/3 कर देते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वो है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, तो दोलन काल जो है आपका कम हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर लड़की झूले झूलते समय अचानक से जो है झूले पर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो दोलन काल जो है आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिमान वस्तु में होती है क्या स्थितिज ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु है तो उसके गति की वजह से जो आपका ऊर्जा होगा वो कहलाएगा गतिज ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, ऑप्शन ए गतिज, ऑप्शन बी स्थितिज और ऑप्शन सी गतिज स्थितिज दोनों और ऑप्शन डी शून्य। तो देखिए चलती हुई गाड़ी में जो है बैठे हुए आदमी की गतिज ऊर्जा ऊर्जा जो है वो गतिज और स्थितिज दोनों ही ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए कोई अगर गतिमान पिंड है उसका स्पीड आप डबल कर देते हैं, गति जो है डबल कर देते हैं और दूरी उतना ही रहे तो उसका समय क्या हो जाएगा, समय जो आपका आधा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समय आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा हमें जो है मिलती है। तो इसमें ऑप्शन है त्वरण, ऑप्शन बी है बल और ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है एक समान गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है बल न्यूटन के पहले गति के जो है पहले नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त होता है। यानी कि देखिए न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वो क्या है कि वस्तु का जो अवस्था है, यानी कि वस्तु का जो एक समान गति का अवस्था है या फिर किसी समान दिशा में जो चलने की अवस्था है या फिर जो है आपका एक समान चाल की जो अवस्था है उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो यहीं से तो बल का परिभाषा मिल गया कि बल जो है वो कारक होता है जो कि किसी एक समान गति से चलते हुए वस्तु की अवस्था या फिर जो है समान दिशा में चलती हुई वस्तु की अवस्था या फिर विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो बल का परिभाषा हमें किससे मिल रहा है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो अभी हमने बात किया था ऑप्शन ए आपका जो है इसमें सही है, प्रथम गति का जो नियम है वो आपका मतलब न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व जो है आपका किसी भी वस्तु का वो प्रवृत्ति होता है जो कि उसके एक समान गति की अवस्था को या फिर समान दिशा में गति की अवस्था को या फिर उसके विराम की अवस्था को जो है बनाए रखता है। तो ये आपका जो है जड़त्व का परिभाषा होगा जो कि व्याख्या करता है न्यूटन का पहला गति का नियम। अब बात करेंगे हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होती है, ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वेग पर, ऑप्शन सी आयतन पर और ऑप्शन डी है संवेग पर। तो देखिए कोई भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है उसके जो है द्रव्यमान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है विभव अंतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है या फिर जो है जाना जाता है किस नाम से। ऑप्शन ए है विभव मापी, ऑप्शन बी है एमीटर और ऑप्शन बी है वोल्टामीटर और ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका जो वोल्टामीटर या फिर वोल्टा मापी यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोल्टा मापी, यानी कि वोल्टामीटर जो होता है वो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एमीटर जो है हम लोग धारा मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को जो है मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। और ये जो है आपका धारा के उपस्थिति को बताता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं हम लोग धारा के उपस्थिति को जानने के लिए। तो ये आपका जो है धारा के उपस्थिति
स्थिति को बताता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है आपका। इस तरीके से हमने देखा विभवांतर के तीन जो ऑप्शन, विभवांतर को मापने का जो युक्ति है उसको वोल्टामीटर कहते हैं, और जो धारा को मापने का काम करता है उसको एमीटर कहते हैं, और गैलोमीटर जो है आपका धारा की उपस्थिति को बताता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि है आपका वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए द्रवों की चाल, ऑप्शन बी द्रव का प्रवाह, और ऑप्शन सी द्रव का तापमान, और ऑप्शन डी है द्रव का त्वरण। तो देखिए वेंटुरी मीटर से जो हम लोग द्रवों का प्रवाह मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आवर्तकाल, और ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, और ऑप्शन डी समय। तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका तरंग दैर्घ्य मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी प्रवाह, और ऑप्शन सी दाब, और ऑप्शन डी है चाल। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैकोमीटर जो है आपका चाल मापता है। देखिए टैकोमीटर जो होता है वो आपका वायुयान का चाल मापता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन है बल एवं दाब, और ऑप्शन बी है कार्य एवं ऊर्जा, और ऑप्शन सी है आवेग एवं संवेग, और ऑप्शन डी है भार एवं बल। तो देखिए भार एवं बल जो है आपका, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है, तो ये भी आपका जो है समान हो गए। आवेग और संवेग भी आपके समान हो जाएंगे, और समान मतलब डायमेंशनल फार्मूला वाले हो जाएंगे, और कार्य और ऊर्जा का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा। लेकिन बल और जो दाब है इसका जो है समान विमीय सूत्र या फिर जो है डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। देखते आप लोग जानते हो कि बल का जो है मात्रक होता है न्यूटन, जबकि दाब का होता है पास्कल। तो उनका मात्रक जब समान नहीं है तो उसका विमीय सूत्र भी आपका समान नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, वो है दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, या फिर ऑप्शन बी उनका परिणामी शून्य होगा, या फिर ऑप्शन सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी है उन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है। ऑप्शन ए है बल, और ऑप्शन बी है चाल, और ऑप्शन सी है ऊर्जा, और ऑप्शन डी है तापमान। तो देखिए तापमान, ऊर्जा और चाल ये तीनों जो आपके स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जो आपका अदिश राशि है, और इसमें जो आपका ऑप्शन ए बल जो है वो एक सदिश राशि है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है समय, और ऑप्शन सी है घनत्व, और ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसमें सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है, जबकि घनत्व, समय और द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश है। अगला बात करते हैं सदिश राशि है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी है कोणीय संवेग, और ऑप्शन सी है धारा, और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है वेग, और ऑप्शन सी है कोणीय संवेग, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसमें जो आपका अदिश राशि पूछा हुआ है, तो देखिए द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है दिशा नहीं होता है। बाकी कोणीय संवेग है, वेग है और संवेग है, ये तीनों में जो आपका दिशा होने की वजह से ये आपके जो है सदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल आघूर्ण, और ऑप्शन बी सी है संवेग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो आपका देखिए संवेग भी आपका जो है सदिश राशि है, और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो उसमें जो आपका इकाई तो होता है, द्रव्यमान तो होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है अदिश राशि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से जो हमने आज 25 प्रश्नों को देखा जो कि एमसीक्यू हैं, और ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के प्रीवियस ईयर में जो है पूछे जा चुके हैं, और आगे के भी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे ये जो है आपका प्रश्नों का आंसर और इनका डिस्कशन जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगने की वजह से आप उन सभी दोस्तों का भी सहायता करना जरूर चाहेंगे जिनको कि आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका भी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो आप उन सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी सहायता से मैं भी उन सभी दोस्तों का सहायता कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।